हेलो बच्चों, जैसे कि आपका नीट पीए का जो फुल मॉक टेस्ट 4 हुआ था आपका इसी संडे को हुआ था, यानी आपका जो है 23 को, ठीक है 23 अगस्त को जो है आपका फुल मॉक टेस्ट नीट पीए 4 कराया गया था। ठीक है, इसमें आज हम आयुर्वेदा के जो 20 क्वेश्चन आपको दिए गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमने 20 क्वेश्चन दिए थे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा लेक्चर को, ताकि आपके बहुत सारे पॉइंट भी क्लियर हो जाएंगे। और जिन बच्चों ने जैसे कोर्स नहीं ले रखा है तो ये बहुत आपके समझ में आ जाएगा, बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे, क्योंकि जो आयुर्वेदा के 5 सेक्शन थे इसमें जो है पाँचों सेक्शन का जो है एनालिसिस क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हैं तो नो डाउट आपकी एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको बहुत चीज़ें आ भी जाएंगी। ठीक है, नीट पीए का आपका पेपर मान लें 120 क्वेश्चन आने, और आप सभी को पता है इसका लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की है वो 31 अगस्त हो गई, ये याद रखिएगा। तो जो भी बच्चे अभी तक नीट पीए का एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो अपना फॉर्म फिल कर लीजिए आप। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8874508696। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके अपना फॉर्म फिल भी करवा सकते हैं, हमारे टीम मेंबर आपका फॉर्म फिल कर देंगे। और आपके लिए अगर हमारा बैच चाहिए नीट पीए का जो आयुष अपडेट की तरफ से रन हो रहा है, तो उसे आप आयुष अपडेट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। बेटा, जो आपको यूट्यूब पर ये लोगो दिख रहा है ना आयुष अपडेट का, यही लोगो आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा और उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको नीट पीए का कोर्स जो 2700 MRP दिखेगी वो आप परचेज कर सकते हैं। उसमें हमने एक कूपन जनरेट कर दिया है अपने बच्चों के लिए, उसमें फ्लैट आपके 700 रुपये ऑफ हैं, क्योंकि डेट को एक्सटेंड किया गया है, इसलिए हमने जो बच्चे पहले ज्वाइन नहीं कर पाए थे उनके लिए कर दिया है कि आप ज्वाइन कर लें तो आपको मात्र 2000 रुपये में ये बैच जो है मिल जाएगा। अगर आप बैच नहीं परचेज करना चाहते हैं तो मात्र टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 399 रुपये की है बेटा। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन हमने जो दिए थे आपके आयुर्वेदा सेक्शन में उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा, अकॉर्डिंग टू चरक द यूनियन ऑफ विच कंपोनेंट इट्स कॉल्ड आयु लाइफ। ये हमने आपको सेक्शन 1 में पढ़ाया था। ठीक है, आयुर्वेदा के बारे में, और आयुर्वेदा जो है आपका आयु प्लस वेदा से बना है, ये चीज़ हमने बहुत पहले समझा दी थी। आयु का मतलब क्या होता है, लाइफ, यहाँ पे भी आप ब्रैकेट में देख सकते हैं जैसा कि लिखा है ये। तो इसके आयु के हमने बताए थे 4 घटक होते हैं मेनली, और 4 घटक आपके कौन से होते हैं कमेंट करिए आप जल्दी जल्दी, कौन से होते हैं। एक आपका बॉडी होता है, शरीर होता है, ठीक है। ठीक है, तो हमने बताए थे 4 घटक होते हैं, एक आपका बॉडी होता है, माइंड होता है, अग्नि होता है क्या, या दोषा होता है। आप कहेंगे सर अग्नि दोषा तो आयु के घटक नहीं थे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। दोषा धातु तो कोई घटक ही नहीं है आयु के, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर धातु आ गया, मलाज आ गया, ये भी घटक नहीं है। ऑप्शन भी देखिए, बॉडी है, हाँ सर बॉडी है, शरीर है, इंद्रिय है, मन है और आत्मा, यही हमारे जो है आयु के 4 मेन घटक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर जो है आपका बेटा क्या हो जाएगा, बी। ये आपको रंग देना है इस तरीके से, ठीक है, ये आप जो है इस तरीके से रंग देंगे। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। चरक संहिता जो हमारी है उसके अनुसार आयुर्वेदा केवल डिजीज ट्रीटमेंट की साइंस नहीं है, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जो हमारी आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा केवल ये नहीं है कि किसी भी मरीज को, किसी भी रोगी को अगर डिजीज़ हो गई है तो उस डिजीज़ का ट्रीटमेंट करना ही केवल आयुर्वेदा साइंस नहीं है। वो ये कहता है कोई व्यक्ति अगर हेल्दी है, बात समझ रहे, कोई व्यक्ति अगर हेल्दी है, स्वस्थ है, तो इसके स्वास्थ्य का बचाव करना भी हमारी आयुर्वेदा के अंतर्गत आता है। तो हमारे आयुर्वेदा के मेनली जो मुख्य उद्देश्य हैं, यानी एम है, जो ऑब्जेक्टिव हैं, वो मेनली 2 हैं। यानी जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, दूसरा क्या है, रोगी अगर किसी में रोग उत्पन्न हो गया है तो उस रोग को जड़ से ख़त्म करना है। ठीक है, और तो इसका जैसे कि आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हिता आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, यानी हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, यानी जो हमारी लाइफ की हित अहित, उसके गुण कर्म और आयु की मात्रा अवधि का ज्ञान, यही हमारी आयुर्वेदा की साइंस कहलाती है। ठीक है, मतलब आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट आप इस तरीके से समझ लीजिए कि मतलब ये खाली एक ऐसी साइंस नहीं है जिसमें केवल मरीजों का इलाज किया जाता है। इसमें कैसे एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की जाती है, अगर किसी में रोग उत्पन्न हो गया है, बेकार उत्पन्न हो गया है, कोई भी डिजीज़ उत्पन्न हो गई है, तो कैसे उससे बचा जाता है, कैसे उसको जड़ से ख़त्म किया जाता है, यही हमारी आयुर्वेदा की साइंस है। और आयुर्वेदा हमारे 2 वर्ड से मिला है, आयु प्लस वेदा। वेदा का मतलब तो नॉलेज या साइंस होता है, आयु का मतलब होता है लाइफ, और जो लाइफ है, जीवन है, वो उसके मेनली 4 घटक बताए गए हैं, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा। तो करेक्ट हो गया अंदर। अगले क्वेश्चन की पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी एम्फेसिस ऑफ सुश्रुत संहिता।
संहिता जो हमारी सुश्रुत संहिता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि आपको प्रिंसिपल आचार्य पढ़ाए थे सेक्शन 1 में, अगर आपका देखिए हमने कहा था ना आप रिवीजन आपका जो है टेस्ट के माध्यम से ही होता रहेगा। सेक्शन 1 में हमने सबसे पहले तो आयुर्वेदा की डेफिनेशन पढ़ाई थी आपको, ठीक। उसके बाद पढ़ाए थे आयुर्वेदा के जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब उद्देश्य क्या है। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ाया था आपको जो प्रिंसिपल हमारे आचार्य कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल आचार्यस। तो प्रिंसिपल आचार्य में हमने मेनली 3 बताए थे आपको। एक आचार्य चरक के बारे में बताया था आपको, एक आचार्य सुश्रुत के बारे में बताया था आपको, दूसरा जो है आचार्य बागवट के बारे में बताया था। तो हमने कहा था आचार्य चरक जो है हमारे वो काय चिकित्सा यानी इंटरनल मेडिसिन से रिलेटेड है, सुश्रुत जो है सर्जरी से रिलेटेड है, और बागवट जो है इन्होंने क्या करा था, जो चरक थे आचार्य चरक और सुश्रुत के जो काम थे उनको सिंपल एंड सिस्टमेटिक मैनर में कंपाइल किया था, ठीक है। तो ये हमारे 3 प्रिंसिपल आचार्य के बारे में पढ़ना था। अब यहाँ पे पूछा सुश्रुत संहिता जो है वो किससे रिलेटेड है, तो सुश्रुत संहिता में जो सुश्रुत का मतलब क्या है आपका यहाँ पे सर्जरी से रिलेटेड है, ठीक है। याद रखिएगा जो हमारे फादर ऑफ सर्जरी कौन है, आचार्य सुश्रुत है। तो इसमें पूछा है सुश्रुत संहिता का मुख्य विषय क्या है, तो सिंपल ये शल्य तंत्र। शल्य तंत्र को क्या है हमारा सर्जरी की ब्रांच होती है हमारी आयुर्वेदा में। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का सी, ठीक है। क्लियर हो जाता है इस तरीके से। और जो हमारे काय चिकित्सा के हैं यानी काय चिकित्सा के हैं वो हमारे कौन है, आचार्य चरक है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। और जो हमारा काय चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य जो होता है इंटरनल मेडिसिन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्रिंसिपल बताते हैं। और जो हमारी सुश्रुत है, सुश्रुत संहिता है, ये मेनली हमारी शल्य तंत्र रिलेटेड है और इसमें सर्जरी का वर्णन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फादर ऑफ सर्जरी हमारे कौन है, आचार्य सुश्रुत है, ठीक है। बागवट के अष्टांग संग्रह है और अष्टांग हृदय ये हम आपको बता चुके हैं। एक चीज़ और बताई थी हमने, याद रख लीजिए, बागवट की आपकी जो है आचार्य बागवट जो है इनकी 2 बुक हैं। ये आपकी एक तो है अष्टांग आपकी संग्रह है, एक आपकी अष्टांग हृदय है। तो हमने कहा था एच पहले आ रहा है तो इसमें 120 चैप्टर हैं, इसमें 150 चैप्टर हैं। ये 120 चैप्टर जो है ओनली पद पर रिलेटेड है, ये पद प्लस गद दोनों इसमें चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये भी आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द लघुतराई। क्वेश्चन पूछा गया है कि लघुतराई का कौन सा जो है जो समूह दिया गया सही है। चरक जो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, बागवट की इनकी जो बुक थी ये तो हमारी दीर्घतराई में आती हैं, मतलब ये आपके बड़े ग्रंथ हैं। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। अब कश्यप, बेला, ये हरिता, चरक, माधव निदान, सुश्रुत, देखिए इसमें सुश्रुत भी मिक्स कर दी तो ये तो नहीं होगा, ये दीर्घ है। माधव निदान, भाव प्रकाश, सरंगधारा, यही है करेक्ट आंसर। ये हमारी तीनों क्या है, लघुतराई का समूह है। माधव निदान, भाव प्रकाश और सरंगधार। अब माधव निदान में क्या बताया गया है ये भी हम बता देते हैं। आपका जो माधव निदान है, माधव निदान, निदान से याद रखिएगा ये हमारी पैथोलॉजी से रिलेटेड रहती है। तो ये ब्रांच जो आपका आता है रोग निदान के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, रोग निदान इन ऑब्लिक डायग्नोसिस, ठीक है बेटा, याद रखेंगे बच्चा। अगला देख लीजिए, जो आपकी भाव प्रकाश है, भाव प्रकाश में मिलता है आपको द्रव्य गुण का ज्ञान मिलता है। द्रव्य गुण मतलब इसमें हमारी मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह रहते हैं, प्लस ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है। अब अगली आपकी जो है सरंगधर है, इसमें भेषज कल्पना मिलती है, यानी जो हमारी RSV का ठीक है, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना, तो इसमें मिलती है। प्लस आपके डोसेज और पंचकर्मा का भी थोड़ा बहुत इसमें देखने को मिलता है सरंगधर संरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। विच निघंटू इज एट्रीब्यूटेड टू द नरहरि पंडित। नरहरि पंडित के द्वारा कौन सी निघंटू लिखी गई है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको हमने आयुर्वेदिक लिटरेचर पाए थे, आयुर्वेदिक लिटरेचर। अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से किया होगा हमारा तो आपको पॉइंट क्लियर होगा, फिर भी थोड़ा रिवीजन करा देते हैं। जो हमारे आयुर्वेदिक लिटरेचर थे, सबसे पहले हमारे वैदिक आते हैं, वेद वगैरह जो लिखे गए हैं, वैदिक लिटरेचर। इसके बाद आपका आता है संहिता, ठीक है। इसके बाद आता है टीका या व्याख्या, आफ्टर डेट आपके आते हैं निघंटू, याद रखिएगा ये जो सिक्वेंस हम बता रहे हैं। इसके बाद आते हैं आपके रसाशास्त्र, ठीक है। तो वैदिक लिटरेचर हो गया, बी से याद रखिए, BSTNR,
VSTNR वैदिक लिटरेचर है, संहिता है, फिर टिक्टिया है या व्याख्या है, फिर निघंटू है, फिर रसशास्त्र है। इस तरीके से आप इस एक को याद रख सकते हैं जो हमारा आयुर्वेदिक लिटरेचर का सीक्वेंस है, सबसे पहले क्या है उसके बाद क्या है। ठीक है, तो ये जो वैदिक लिटरेचर के अंतर्गत चारों वेदास जो हमारे हैं, अथर्ववेद है जिसमें ओरिजिनल, जैसे आयुर्वेद का अगर ओरिजिनल सोर्स पूछा जाए तो वो आपका आंसर होगा अथर्ववेद, याद रखिएगा अथर्ववेद। ठीक है, अगर पूछा जाए आयुर्वेद का ओरिजिनल वेद कौन सा है, जो ओरिजिनल सोर्स था वेद का जहाँ से हमारी आयुर्वेदा निकली है, वो आपका है अथर्ववेद। ठीक है, याद रखेंगे इस पॉइंट को, समझ में आ रहा है एकदम बिल्कुल बढ़िया से। अथर्ववेद आपका क्या है, इसका ओरिजिनल है जहाँ से हमारी आयुर्वेदा निकली है। अब इसमें ज्वर, कुष्ठा, कृमि, विषाप, मतलब विभिन्न आपके जो हैं अलग अलग तरीके से प्लांट्स का भी डिस्कशन मिलता है इसमें। अथर्ववेद जो हो गया हमारा आयुर्वेदा से रिलेटेड है। अब एक आपने ऋग्वेद पढ़ा होगा, बता देते हैं आपकी नॉलेज के लिए, क्वेश्चन याद रखिएगा। ऋग्वेद आपका जो है वो आपके मेडिसिनल हर्ब्स इसमें देखने को मिलते हैं, मेनली मेडिसिनल हर्ब्स। ठीक, और आपका फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद इसमें आपकी हेल्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस देखने को मिलती है, हेल्थ एंड एनवायरमेंट प्यूरिफिकेशन। फिर आपका सामवेद आता है। सामवेद, साम साउंड है ऐसे, तो ऐसे याद रखेंगे म्यूजिक, म्यूजिक साउंड या मेंटल पीस। ठीक है, याद रखेंगे चारों वेद के बारे में बता दिया। अथर्ववेद मेनली आयुर्वेदा इससे ओरिजिनेट हुई है, ऋग्वेद में मेडिसिनल हर्ब्स, यजुर्वेद में हेल्थ एंड एनवायरमेंटल प्यूरिफिकेशन, सामवेद में आपका म्यूजिक साउंड मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा, वो यहाँ पर पूछा इन्होंने कि निम्न में से किस निघंटु के लेखक नरहरि पंडित माने गए हैं। बताइए, जब तक अगर आपको इस क्वेश्चन का मतलब पता है तो आप आंसर बताइए इसका क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी बताइए इसको क्या हो सकता है इसका आंसर। इतना वेट कराएंगे, अभी तक किसी का जवाब ही नहीं आया है, ऐसे काम थोड़ी ही चलेगा। बताइए, बताओ बच्चों, ऐसे तैयारी कैसे करेंगे, अभी तक कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है। कमेंट तो करना पड़ेगा ना आपको, बताइए। देखिए, आप अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं नीट पीए के माध्यम से, ठीक है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। बिना पढ़े आप सोचें आपका काम चल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं। नरहरि पंडित का जो निघंटु है वो आपका है राज निघंटु, याद रखिएगा, क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके माध्यम से हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है तैयार करा दिए। अगला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, 24 तत्वों में प्रकृति से उत्पन्न होने वाला प्रथम तत्व कौन सा है। जैसे हमने आपको जो 24 प्रिंसिपल बताए थे, 24 प्रिंसिपल में सबसे पहले प्रकृति आती है, आप सभी को पता है। सबसे पहले क्या आता है बेटा, प्रकृति आती है। ये आपका कितना एलिमेंट है, एक है। इसके बाद क्या आता है बेटा, महत आता है, जैसे हम बुद्धि भी कहते हैं बेटा, ये भी आपका एक है। इसके बाद आपका अहंकार आता है, सभी को पता है, अहंकार भी क्या आपका एक है। इसके बाद तंत्र मात्राएं आती हैं बेटा, ये आपके कितनी है, 5 हैं। फिर आपके महाभूत आते हैं बेटा, महाभूत भी क्या आपके 5 हैं। इसके बाद आपकी ज्ञानेंद्रियां आती हैं बेटा, ज्ञानेंद्रियां कितनी हैं, 5 हैं। फिर आपकी कर्म इंद्रियां आती हैं, वो भी कितनी है, 5 हैं। इसके बाद आपका जो है बेटा मन आता है, मन कितना है, 1 हो गया। टोटल आप देखेंगे ये 20 हो गए, ये 3 23 और 1 24, टोटल 24 प्रिंसिपल होगा। यही प्रिंसिपल हमने बताए थे। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा उन्होंने कि 24 तत्वों में प्रकृति से उत्पन्न होने वाला प्रथम तत्व, तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाला क्या है, महत या बुद्धि। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, प्रकृति से क्या उत्पन्न हो रहा है, महत उत्पन्न हो रहा है, उसके बाद अहंकार हो रहा है। अब मूल प्रकृति से सबसे पहले उत्पन्न क्या हुआ, महत हुआ ना, बुद्धि उत्पन्न हुई। ठीक है, क्लियर हो गया आंसर। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द महाभूत कंपोजिशन ऑफ तिक्त रस। हमने आपको आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग 6 टाइप के रस पढ़ाए हैं आपको, 6 टाइप ऑफ रसास। ठीक है, अब 6 टाइप के आपको रस बताए थे। जैसे पहला आपका मधुर रस था, लिख देते हैं थोड़ा, लवण रस था, कटु रस था, तिक्त रस था,
कसाय रस था। ठीक है, छठा आपको बताना, कमेंट करना, हम नहीं बताएंगे, सब हम बता देंगे तो आपको क्या याद रहेगा। ठीक है, अब ये बताइए आप, जो 6 टाइप के रस थे, जो उसमें आपका तिक्त रस था, तो उसकी संरचना कौन कौन से महाभूत से हुई है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये आपका। ठीक है, बताइए। पहली बात तो आपको ये बताना, मधुर रस था, लवण रस था, और कटु रस था, तिक्त था, कसाय था, एक आपका अमल रस था, छठा था। सेकंड नंबर पे था, छठे नंबर पे हम जानबूझ के लिख रहे हैं क्योंकि हमने आपसे पूछा था। ठीक है, तो ये आपके 6 टाइप के रस हो गए, क्लियर हो गए पॉइंट। 6 टाइप के आपके रस हो गए। अब यहाँ पर उन्होंने ये सवाल पूछा कि जो आपका तिक्त रस है ये कौन कौन से महाभूत से मिलकर बना है? बताइए। महाभूत कितने हैं आपके? टोटल 5 है। अब ये बता दीजिए, जो ये आपका बिटर टेस्ट है ये कौन से महाभूत से मिलकर बना है? बताइए। वायु प्लस आकाश से मिलकर बना है। ठीक है, करेक्ट आंसर तो इसका ये हो गया। अब आप कहेंगे सर हमें तो याद नहीं है, हमने क्लास नहीं कर पाए थे, दोबारा बता दीजिए। क्लास नहीं करे थे तो क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप जैसे आयुर्वेदा की क्लासेस, तो आपको जो है आयुर्वेदा की हमारे यूट्यूब के प्रीमियम में उसमें मेंबरशिप लेने पर मिल जाएंगे। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं उसके लिए आपको मिनिमम पेमेंट करना है, हमने आपको बता रखा है। नोट्स के लिए आप 299 पेमेंट कर दीजिए और इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, ये आपको जो है नोट्स भिजवा देंगे। ठीक है, 88 74 50 86 96 इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है, नोट्स आपको मिल जाएंगे इतना पेमेंट करने के बाद। बाकी क्लासेस अगर आप केवल आयुर्वेदा की मिलेंगी, आयुर्वेदा पे, मतलब इस यूट्यूब चैनल पर आयुष अपडेट पर। ठीक है, ठीक है। इसकी मेंबरशिप आप लेते हैं, डायमंड वाली मेंबरशिप लेते हैं, तो आपको सभी क्लासेस जो है मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए हमने अपने आयुर्वेदा से हमारा जुड़ाव है, तो हमने अपने बच्चों के लिए थोड़ा ये रख रखा है कि आप कर लें। लेकिन आपको पूरा सिलेबस चाहिए तो उसके लिए 2000 जो है हमारा पूरा आपको पेमेंट करना रहेगा। उसमें आप सभी क्लासेस कर सकते हैं, नो डाउट, हमने आपको पहले भी बता रखा है। अगर आप केवल आयुर्वेदिक करना चाहते हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप लेके डायमंड की मेंबरशिप ले लीजिए, आपको जो है ये क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पर हमने सवाल जो पूछा, ये पूछा तिक्त रस कौन कौन से महाभूत से मिलकर बना है? हमने बता दिया बेटा, वायु प्लस आकाश से मिलकर बना है। लेकिन ये आपके 6 रस हैं, इनका भी तो आपको याद रखना है। बताइए, इनका भी तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो जो मधुर रस है, मधुर रस कौन कौन से महाभूत से मिलकर बना है? जल प्लस पृथ्वी, याद रख लीजिएगा, जल प्लस पृथ्वी से बना है। अमल रस आपका किससे बना है बेटा? पृथ्वी प्लस अग्नि, पृथ्वी प्लस अग्नि। ठीक है सर, अगला बता दीजिए। जो आपका लवण रस है बेटा, ये बना है जल प्लस अग्नि, जल प्लस अग्नि। अगला जो आपका है कटु, कटु मतलब है काटने वाला, तो ये बना है वायु प्लस अग्नि, वायु प्लस अग्नि। अगला है तिक्त रस, अभी तो हमने ये बताया, वायु प्लस आकाश, वायु प्लस आकाश। अगला आपका है कश्य, कषाय बोलते हैं जैसे, ये बना वायु प्लस पृथ्वी, वायु प्लस पृथ्वी। तो 6 रस का हमने बता दिया कौन कौन से महाभूत से मिलकर बने। अब देखिए कोई सा भी पूछा जा सकता है, जैसे हमने तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया तिक्त रस कौन से बना है, तो आपने बता दिया वायु प्लस आकाश से बना है। अब वो पूछ ले मधुर रस किससे बना है, तो जल प्लस पृथ्वी से बना है। वो पूछ ले लवण रस किससे बना है, पृथ्वी प्लस अग्नि से बना है। वो पूछ ले लवण रस किससे बना है, जल प्लस अग्नि से। अमल रस पूछ ले तो पृथ्वी प्लस अग्नि से। कटु रस पूछ ले वायु प्लस अग्नि से। तिक्त रस पूछ ले तो आपका वायु प्लस आकाश से। अगर वो पूछ ले आपका कषाय रस किससे बना है, वायु प्लस पृथ्वी से। तो मतलब किसी भी रस का पूछा जा सकता है कि वो कौन से महाभूत से मिलकर बना है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है कुछ भी आ सकता है। हमने आपको कषाय रस का पूछ लिया, अगली बार मान लो। अब अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द त्रिदोष थ्योरी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? त्रिदोष सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। त्रिदोष के अनुसार बता प्राइमरी रेगुलेट डाइजेशन, बात मुख्यतः पाचन को नियंत्रित करता, बिल्कुल गलत है। ये हमने आपको याद कराया था। जो आपके त्रिदोष हैं इसमें 3 हैं, एक आपका बात है, पित्त है, कफ है। बात को हमने बताया वी से है, तो इसका मेनली काम है मूवमेंट का। अब यहाँ पर इन्होंने क्या लिख दिया, बात प्राइमरी रेगुलेट डाइजेशन, गलत हो गया। अब इन्होंने कहा पित्त प्राइमरी रेगुलेट स्टेबिलिटी एंड लुब्रिकेशन, बिल्कुल गलत हो गया। हमने कहा था पी से पित्त है, पी से पा से पित्त है, तो ये मेनली काम करता है पाचन या मेटाबॉलिज्म का। और कफ रस जो करता है ये करता है स्ट्रेंथ प्लस लुब्रिकेशन का।
अगर आपको तीनों याद हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन आपसे बच नहीं पाएगा। अब जिस बच्चे ने ये नहीं पढ़े हैं त्रिदोष सिद्धांत क्या है, वो ये क्या कर लेगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि कौन सा दोषांश किस काम में आता है मेजरली। तो आप सभी को पता है कि वात दोष जो है मेनली मूवमेंट के काम आता है, पित्त दोष जो है पाचन के काम आता है, और जो आपका कफ दोष है वो स्ट्रेंथ प्लस लुब्रिकेशन के काम आता है। नो डाउट आप सभी को पता है। तो जब हमने यहाँ पे कहा बात प्राइमरी रेगुलेटाइजेशन, तो ये गलत हो जाता है। पित्त प्राइमरी रेगुलर स्टेबिलिटी एंड लुब्रिकेशन, ये तो कफ का काम है, ये भी गलत हो जाता है। अभी कह रहे हैं कफ मेंटेन स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी एंड नरिशमेंट, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी। ऑल थ्री दोषास आर डिजीज प्रोड्यूसिंग इवन बैलेंस स्टेट, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये कह रहे हैं तीनों दोष अगर समान बैलेंस अवस्था में हो तब रोग उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल ही एब्सोल्युटली रॉन्ग जिसे कहते हैं वो है ये। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। कफ दोष जो है मेनली हमारा कफ शरीर की संरचना, स्थिरता यानी स्टेबिलिटी और न्यूट्रिशन या लुब्रिकेशन स्ट्रेंथ का सबका ये हमारा जो कफ दोष प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहते हैं। क्वेश्चन जब भी आप अटैम्प्ट कर पाएंगे सही, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नो डाउट आप बेटा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, 120 क्वेश्चन आने हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको 120 में से 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने, ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे हमारे बच्चों का यही कन्फ्यूज़न है, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछते रहते हैं कि सर ये बता दीजिए एग्ज़ाम कब होगा। बेटा एग्ज़ाम देखिए 6 सितंबर जो थी डेट, उन्होंने ये टेंटेटिव डेट दी है यानी संभावित, पहले भी दी थी, पहले तो 30 अगस्त भी दी थी। अब खुद सोचिए जो रजिस्ट्रेशन है यानी आप अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की ही डेट उन्होंने 31 अगस्त कर दी। तो बताइए क्या 30 अगस्त तो डेट निकल गई, तो क्या 6 सितंबर भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इतने जल्दी थोड़ी करा लेंगे कि 31 अगस्त तक फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, 6 सितंबर तक करा लें। अगर अभी आपका 24 अगस्त हुआ है, 6 दिन 7 दिन यहाँ पर हैं, 6 दिन आपके वो हैं, 13 दिन तो अभी उसी डेट को मान लें 6 सितंबर को तो हैं आपके पास, और 13 दिन इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हैं। अगर आपने बिल्कुल भी अभी कुछ नहीं पढ़ा तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, करके आप सभी क्लासेस कर लीजिए। क्लासेस के साथ जो हमने टेस्ट करा रहे हैं वो टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए, नो डाउट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है बच्चा, बैच ज्वाइन कर लीजिए। अगर बैच ज्वाइन नहीं किया तो कम से कम टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज़ मात्र जो है 399 रुपये की है बेटा, वो हमारे जो है एप्लीकेशन पर है, ठीक है, उसे आप परचेज़ कर सकते हैं। नीट पीए की टेस्ट सीरीज़ को आयुष अपडेट एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ से उसे परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल आ जाता है कि एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी। फिर से वही बात, एग्ज़ाम डेट बेटा अभी आप आगे जाएगा, मान के चलिए 15 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस रहेंगे। डेट अभी और बढ़ेगी, नोटिस आ जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना बात? अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हाउ मैनी अग्नि आर डिस्क्राइब्ड, अग्नि कितनी मानी गई है? बहुत बार पढ़ा है, कमेंट करिए जल्दी से, कितनी बार आपको हम पढ़ा चुके हैं कि इसका जो है आंसर क्या होगा, बताइए। चलो बहुत से बच्चों ने कमेंट कर दिया। 13 टाइप की अग्नि है। एक आपकी जठर अग्नि है जिसको जो है मेन अग्नि माना जाता है, याद रखिएगा जठर अग्नि को मेन अग्नि। जो आपके पंच महाभूत हैं इनकी अपनी एक अग्नि है, तो ये पंच महाभूत की 5 और 7 सप्त धातु जो हैं आपकी, इनकी 7 की अपनी अपनी अग्नि है। तो 7 5 12 और 1 13, टोटल 13 टाइप की अग्नि आपको देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर सी हो जाता है। हाउ मैनी अग्नि आर डिस्क्राइब? 13। ठीक है, करेक्ट आंसर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए हेल्दी पर्सन। सुश्रुत के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए, बताइए कि कौन सा स्वस्थ, अगर एक व्यक्ति की परिभाषा पूछी जाए तो उसमें आप क्या क्या चीज़ देखेंगे और कहेंगे हाँ सर ये व्यक्ति स्वस्थ है। तो सबसे पहले आता है हमारा दोषांश। अगर दोषांश बैलेंस हैं तो हम कहेंगे व्यक्ति स्वस्थ है, ठीक है सर। सम अग्नि, प्रॉपर अग्नि, ठीक है सर। प्रॉपर धातु एंड मलास, बिल्कुल ठीक है सर। कंप्लीट अब्सेंस ऑफ ऑल फिजिकल एक्टिविटी, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप ये बताइए हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? जो व्यक्ति फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट हो उसी को तो हम हेल्दी कहते हैं। ये WHO की भी डेफिनेशन है। WHO कहता है जो व्यक्ति फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट है उसको हम हेल्दी कहते हैं।
और हमारा आयुर्वेदा कहता है कि स्पिरिचुअली भी, मतलब उसका जो स्पिरिचुअली आप समझ रहे हैं ना, मतलब उसकी आस्था क्या है। अगर आस्था अपना जिसको भी अपने भगवान को मानता हो, जिस गॉड को मानता हो, तो उसका एक जो कॉन्सेप्ट है वो उसका क्या, उसमें फेथ है, यकीन है, ईमान है उसका उस चीज पर, तो वो अगर है तो हमारा आयुर्वेदा भी कहता है वो व्यक्ति स्वस्थ है। तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए, सम दो साथ हमारे स्वस्थ की डेफिनेशन में आता है, सम अग्नि भी आता है, सम धातु है, मला भी आता है। लेकिन ये थोड़ी कह रहे हैं कि शारीरिक गतिविधियों का अब्सेंस स्वस्थ व्यक्ति हो जाएगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्वेश्चन क्या पूछा था, सुश्रुत के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है, तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिजिकल एक्टिविटी भी तो होना चाहिए, नहीं कह रहे हैं इसमें, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, Which of the following is an example of samyog among the 8 specific determinants of diet? आहार के अष्ट आहार विधि विशेषातनों में संयोग का उदाहरण कौन सा है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। डेफिनेशन ऑफ स्वास्थ्य बताइए जल्दी से, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। चरक का हेल्थ कॉन्सेप्ट हमने बता दिया कि आपका दिनचर्या से रिलेटेड है, आहार पूछा गया है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए भैया कौन सा इसका आंसर होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप जल्दी से, क्लासेस आपने की होंगी तो उसमें से आप देखिए, क्लासेस नहीं की हैं तो आपने लेक्चर अगर हमारे यूट्यूब पर भी कर रखे हैं तब भी आप पता लगा सकते हैं। जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताइए, ऐसे काम नहीं चलेगा, जल्दी बताइए जल्दी। अरे बेटा ऐसे थोड़ी आप कमेंट ही नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। आप कहते हैं सर मैं कमेंट नहीं करूँगा, मैं पीछे रहूँगा। अरे बेटा कमेंट करेंगे तो आपको याद हो जाता है, आप ये क्यों भूल जाते हैं। खुद आप सोचिए, अगर आप एक कमेंट करते हैं, बात आप समझ रहे हैं, अगर आप एक कमेंट यहाँ पे करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे को ये क्वेश्चन याद हो गया। ठीक है, तो जब याद हो जाएगा आपको क्वेश्चन तो आपके लिए क्या होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा। जब आपका वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही तो चीज़ है बच्चा। जल्दी से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए बताइए, हम जस्ट वेट कर रहे हैं आपका और थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं जब तक हम पानी वगैरह पी लेते हैं, और आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। बताइए बेटा, दिनचर्या आपने पढ़ा होगा, ऋतुचर्या हमने आपको पढ़ाया था, उसके अनुसार ही आपको इसका आंसर बताना है। दिनचर्या डेली रूटीन का उद्देश्य क्या है, हेल्थ प्रोटेक्शन है, डिजीज़ प्रिवेंशन है, अग्नि इन्हांसमेंट है, स्ट्रेंथ मेंटेनेंस है, लॉन्गिविटी है। ठीक है, ब्रह्म मूत्र में उठना, वेस्ट का एलिमिनेशन करना, दंत धावन करना, जीवा को साफ करना, गंदुशा आपको ओरल कैविटी साफ करना, अंजन लगाना, नश्य करना मतलब नाक के माध्यम से नाक को साफ करना। ठीक है, ब्रह्म मूत्र में क्या होता है, जब सूर्य निकलता है, सूर्य निकलने से 1.5 घंटे पहले के समय को ब्रह्म मूत्र कहा जाता है। ऋतुचर्या क्या है, सीज़न बदलता है, इन्वायरमेंट बदलता है, अग्नि और दोषा प्रभावित होते हैं, इसलिए सीज़न के अनुसार आहार विहार एक्सरसाइज क्लोथिंग रूटीन एडजस्ट करना ऋतुचर्या कहलाता है। अब आपके इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, अष्ट जो आपका ये है, आहार के अष्ट आहार विधि विशेष यातनों के संयोग का उदाहरण क्या है, जल्दी से बता दीजिए। इसके नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ फूड, क्या भोजन का प्राकृतिक गुण, क्वांटिटी ऑफ फूड, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, प्लेस वेयर फूड इज़ कंज्यूम, भोजन जिस देश में रहें उसके अकॉर्डिंग भोजन करें। तो ये बताइए अष्ट जो आपका आहार विधि है उसमें विशेष यातनों में से कौन सा है। आप कह रहे होंगे सर कैसे पढ़ रहे हैं, कोई गाना तो नहीं गा रहे हैं। बेटा गाना नहीं गा रहे, राइमिंग बना रहे थे। अब जल्दी से बताइए। अब एक तो आप जब बताते नहीं है ना तो बड़ा हमें अच्छा नहीं लगता है। जो बच्चे हमारे लेक्चर किए हुए हैं कम से कम उनको तो कमेंट करना चाहिए। अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हैं इसका तो हम इस पर ही बैठे रहेंगे। आप बताइए, आज हम बताएंगे ही नहीं इसका आंसर। जब तक आप नहीं बताएंगे हम इंतज़ार करते रहेंगे। आप क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे हम इंतज़ार करेंगे। ऐसे थोड़ी चलता है यार बच्चा। खुद बताइए, आहार विधि के 4 इम्पोर्टेंट रूल्स हमने पढ़ाए थे, पढ़ाए नहीं पढ़ाए? 4 इम्पोर्टेंट रूल्स क्या हैं? प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो आहार के अष्ट आहार विधि विशेषतः में संयोग का उदाहरण कौन सा है? भोजन की मात्रा ये होनी चाहिए। ठीक है, हॉट एंड वार्म फूड होना चाहिए, थोड़ा गुनगुना टाइप का होना चाहिए,
थोड़ी उसमें खुशबू होनी चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी हो, मील डाइजेस्ट होने के बाद ही अगला मील करें। ठीक है, तो ये बताइए सबसे बेस्ट कौन सा, भोजन की मात्रा आ रहा है क्या इसमें, बताइए, रोड़ी चलेगा। अब आप देखिए कमेंट ही नहीं करते हैं बच्चे, पता नहीं क्लास किए हैं, जो बच्चे हमारे क्लास किए हैं कम से कम उन बच्चों को तो कमेंट करना चाहिए। अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपसे तो ये उम्मीद नहीं रखते हम, आपको तो एटलीस्ट कमेंट करना ही चाहिए। अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए, नुकसान अपना कर रहे हैं कि हमारा कर रहे हैं। आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, नो डाउट फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा, समझ रहे हैं। तो कमेंट करने से क्या होता है, आपको याद हो जाता है। ठीक है, अब इतना अच्छा क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा है, इसका सिंपल आंसर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, 2 या अधिक पदार्थों का संयोजन। ठीक है, एक्सप्लेन करिएगा। अब कमेंट तो आपने किए नहीं, बहुत कम बच्चों ने किए। विच पंचकर्मा प्रोसीजर इज डिस्क्राइब्ड इन द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ बात दोष, कौन सी पंचकर्म प्रक्रिया बात दोष की सर्वोत्तम चिकित्सा बताई गई है, बताइए। जैसे कि पंचकर्मा में हमारी 5 थेरेपी रहती हैं, 5 प्रकार की, इसमें इन्होंने कहा बात दोष के लिए कौन सी बेस्ट थेरेपी है। ठीक है, अब बात दोष के लिए आपको बेस्ट थेरेपी बतानी है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इंतज़ार करते हैं हम आपका थोड़ा, उसके बाद हम आपको तो बता ही देंगे कि कौन सी है बेस्ट इसकी, लेकिन उसके पहले आपको भी तो थोड़ा बताना चाहिए। जल्दी से बता दो बेटा, मज़ा आ जाएगा फिर आपको एकदम। बताओ, बात दोष के लिए सबसे बेहतर जो पंचकर्मा थेरेपी है वो कौन सी है, बताइए। देखिए हम आपको बताते हैं, 5 प्रोसीजर किए जाते हैं पंचकर्मा में। एक आपका वमन किया जाता है, ठीक है, फिर आपकी विरेचना की जाती है, ठीक है, तीसरा बस्ती, नस्य और रक्तमोचन। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि बात दोष के लिए सबसे पंचकर्म प्रक्रिया में बात दोष की सर्वोत्तम चिकित्सा कौन सी है, तो बात दोष के लिए क्या है बेटा, बस्ती, याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरी बता देते हैं, बमन किसके लिए है, बमन जो है कफ दोष के लिए है बेटा, विरेचना जो है आपकी पित्त दोष के लिए है, बस्ती जो है बात दोष के लिए है, नस्य जो है ये आपकी नाक के माध्यम से की जाती है, तो हेड एंड ENT डिसऑर्डर रहते हैं उनके लिए है, और विटिएटेड ब्लड जो रहता है, अशुद्ध ब्लड हो जाता है, तो उसके लिए हमारी रक्तमोचन है। ठीक है, क्लियर होगा, क्लियर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ब्रांच ऑफ अष्टांग आयुर्वेदा डील्स प्राइमरली विद पॉइजनिंग एंड टॉक्सिक कंडीशन, अष्टांग आयुर्वेद की कौन सी शाखा विष और विसंजय शाखाओं की चिकित्सा से संबंधित है, रसायन शास्त्र, केमिकल से रिलेटेड होगी, शाल्य तंत्र, शाल्य का ENT से रिलेटेड है, ईयर नोज थ्रोट, बाजीकरण अलग है, ये आपकी बाजीकरण जो होती है आपके बता चुके हैं आपको। अब आप कमेंट करिएगा, बाजीकरण हमने 8 ब्रांचेस बताई थी आयुर्वेदा की मेन, उसमें से जो आपका लास्ट वाला सेक्शन पढ़ाया है ना, लास्ट वाला सेक्शन आपको याद होगा, लास्ट वाले सेक्शन में 8 ब्रांचेस हमने पढ़ाई थी, उसमें आपको बताया था, शाल्य का चलिए ENT बता दिया, ये केमिकल से, अगर तंत्र जो हमारी टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड है, टॉक्सिकोलॉजी हमारी जो पॉइजनर ड्रग्स रहती हैं उनसे रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 12 का A हो जाएगा बेटा। विच इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लिश इन 1976, 1976 आपका जो है NIE जयपुर जो है 1976 में डेवलप हुआ था, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूरा बता चुके हैं, पूरा एक एक हमने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था, कौन सा इंस्टीट्यूट कब बना है। अगर आपको याद है तो देखिए, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो तिरुवनंतपुरम का है, थोड़ा यहाँ पे याद करा देते हैं, बच्चों ने लास्ट लेक्चर था ये, GAC गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम कहाँ है बेटा, ये आपका केरला में है, इस सबसे पुराना कॉलेज है 1889 का। ठीक है, इसके बाद आपका BHU आता है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, ये आपका 1922 में बना था। फिर आपका आता है तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय, तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय 1933 में बना है बेटा। गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जो है 1967 में बनी है बेटा। NIE जयपुर जो पूछा था 1976 में बना है बेटा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसके बाद NIE जयपुर 1976 और CCRAS आपकी 1978, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ 1988, ठीक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली आपका बना है आपका 2009, ठीक है। और आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो बनी है 2014, ठीक है। इटरा जामनगर बना है 2020, इटरा जामनगर।
और NCICM का जो गठन हुआ है, नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये आपका 2020 में एकदम इसका रेगुलेशन वगैरह सब बन गए थे, लेकिन जो इम्प्लीमेंट हुआ एक तरीके से वो आपका हुआ है 2021 में। ठीक है, क्लियर हो जाता है ये आपका आंसर। ठीक है सर, क्लियर हो गया। अब हाई यील्ड पॉइंट में याद रख लीजिएगा, CCRS का पूछा जाता है मेनली, अय्या का पूछा जा सकता है, NIE जयपुर का तो हमने आपसे क्वेश्चन के माध्यम से पूछ लिया, NCSM का पूछ सकते हैं। ठीक है, और ITRA 2020 में, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष 2014। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद इज डिस्क्राइब्ड एज अ होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम बिकॉज इट कंसिडर द ह्यूमन बीइंग एज एन इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ। आयुर्वेद को समग्र स्वास्थ्य प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मनुष्य को किसके एकीकृत रूप में देखता है, केवल शरीर और दोषास, शरीर धातु मल, शरीर मन इंद्रियां और आत्मा, इसके रूप में देखता है, इसलिए इसे हॉलिस्टिक अप्रोच माना जाता है आयुर्वेदा को, शरीर मन इंद्रियां और आत्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ ड्रग प्रीडोमिनेंटली कंपोज्ड ऑफ वायु प्लस आकाश महाभूत रिप्रेजेंट विच रसा एंड प्राइमरली स्पेसिफाइज विच दोषास। वायु एवं आकाश महाभूत की प्रधानता वाले द्रव किस रस का प्रतिनिधित्व करता है और मुख्यतः किस दोष को शांत करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी आपको जो 6 रस पढ़ाए थे याद है ना, 6 रस पढ़ाए हैं बेटा अभी आपको ऊपर, तुरंत उसका जवाब दीजिए और हमें बताइए कि हमने कौन कौन से रस पढ़ाए थे और उसका आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए बेटा, बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है, जल्दी जल्दी बता दो बेटा। नहीं बताओगे, ऐसी बातें करोगे, जल्दी जल्दी बता दो ना, नहीं बताओगे, कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। नहीं करेंगे, कमेंट करिए। वायु एवं आकाश महाभूत की प्रधानता वाला द्रव किस रस का प्रतिनिधित्व करता है, मुख्यतः किस दोष को शांत करता है। आप बच्चे बड़े ढीले हैं हमारे, हैं तो नीट पी के बच्चे हो आप, 10th 11th 12th में हो अभी, आपको तो एकदम जोश भरा हुआ होना चाहिए। सर अगर बोल दें कि कमेंट करिए तो कमेंट की जो धुआंधार आपको बारिश कर देनी चाहिए। ठीक है, अब खुद सोचिए, हमने आपको ऊपर पूरे पढ़ाए थे कॉन्सेप्चुअली, इसमें हमने आपसे पूछा है कि वायु एवं आकाश जो है किस महाभूत जो है उससे बना है, किस रस का प्रतिनिधित्व करता है, वायु प्लस आकाश, ऊपर आपको बताया था वायु प्लस आकाश महाभूत की प्रधानता वाला द्रव जो है मुख्यतः किस दोषास को शांत करता है, बताइए। हमने बताया था मधुर रस जो है जल प्लस पृथ्वी से बना है, अमल पृथ्वी प्लस अग्नि से बना है, लवण जल प्लस अग्नि से बना है, कटु वायु प्लस अग्नि से बना है, तिक्त रस जो है बेटा, तिक्त रस जो है वो वायु प्लस आकाश से बना है, तिक्त रस जो है वायु प्लस आकाश से बना है। अब इसने पूछ लिया है, 2 तो मिल गया आपको, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, अब बी और डी में दोनों में तिक्त रस दिया है। अब इसने पूछ लिया भाई साहब ये बता दो ये कौन से दोष को शांत करता है, तो तिक्त रस जो है किस दोष को शांत करता है। अब देखिए पित्त का तिक्त रस जो है आपका पित्त दोषा का शमन करता है, शमन मतलब होता है शांत करता है, कफ दोष का भी शमन करता है, शांत करता है, बात को जो है प्रकोप करता है यानी बढ़ाता है। अब ये देखिए पित्त बात को तो प्रकोप करता है, तो ये गलत हो गया, करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया 15 का। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये आपका, अगर जो जिस बच्चे ने हमारे ये क्वेश्चन कर लिया होगा वो वाकई में बधाई का पात्र है। ठीक है बेटा, बधाई का पात्र है, लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, कॉन्ग्रेचुलेशन। वीक पेशेंट विद माइल्ड ओसाविटिएशन इज अनसूटेबल फॉर पंचकर्मा विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच। इन्होंने कहा हल्के दोष विकृति वाले दुर्लभ रोगी में पंचकर्म उपयुक्त नहीं है, सबसे उपयुक्त उपचार कौन सा है। आप सोचिए, एक बुढ़ा व्यक्ति है तो आप बुढ़े व्यक्ति में क्या ये करेंगे या नहीं करेंगे, यही तो क्वेश्चन पूछा है, बता दीजिए आप, बताइए। थोड़ा हम वेट करेंगे हर क्वेश्चन पे ताकि आप जो है अच्छे से बता पाओ, ताकि आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो। ठीक है, इसमें पूछा है वीक पेशेंट है, लिख देते हैं आपके लिए, ऐसा समझिए, वीक पेशेंट है, वीक मरीज है, ठीक, प्लस माइल्ड दोषाविटिएशन है, और पंचकर्मा कौन सा अनसूटेबल है उसमें। ठीक है, उपयुक्त उपचार कौन सा, पंचकर्म उपयुक्त नहीं है, तो सबसे उपयुक्त उपचार कौन सा है, तो होता है शमन। शमन मतलब होता है उसके दोषास को शांत करना। ठीक है, शमन चिकित्सा में दोषों को शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता है,
बल्कि उन्हें मेडिसिन दी जाती हैं या उनकी डाइट प्लान बनाया जाता है, जैसे जो दोषास जो हैं, जो बढ़ गए होते हैं, जिनका प्रकोप होता है, उनको शांत किया जाता है। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपका? ठीक है, हाँ सर क्लियर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए सर। हाँ बेटा बिल्कुल अगला बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। विच कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल कुष्णा स्टिंग्ड मात्रप्त? सही विकल्प चुनिए, कौन सा है बच्चा? इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये बता दीजिए। बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए कुछ क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्चुअल ऐड किए हैं लास्ट में, आप देख रहे होंगे। ठीक है, बताइए जब तक हम थोड़ा वेट कर लेते हैं इसका। पूछा है उष्ण स्टिंग मात्रावत और जीर्णा श्रियात का सही अर्थ विकल्प में से चुनिए। देखिए इसमें खुद समझिए, हॉट थोड़ा गुनगुना खाना खाना चाहिए, कोल्ड तो नहीं होगा। ठीक है, कोल्ड नहीं होगा, हॉट होगा सर, सही है। क्या ड्राई होगा? ड्राई तो नहीं है सर। मेजर्ड क्वांटिटी, ये तो सही है। बिफोर डाइजेशन, डाइजेशन से पहले, मतलब पाचन से पहले, ये तो गलत है सर, पाचन के बाद ही खाना चाहिए। पूर्व भोजन के पाचन के बाद। उचित मात्रा, गरम एवं स्टिंग, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया 17 का 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द 3 स्टेज ऑफ पंचकर्मा? पंचकर्मा की 3 स्टेज का क्रम कौन सा है? पूर्व कर्मा, प्रधान कर्मा, पश्चात कर्मा। करेक्ट आंसर, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। विच कॉम्बिनेशन बेस्ट रिप्रेजेंट द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वास्थ्य? बैलेंस दो साथ ओनली, नहीं यार, दो साथ ओनली तो नहीं होना चाहिए। बैलेंस दो साथ, अग्नि धातु मलाज विद चेयरफुल बॉडी, सेंस एंड माइंड। करेक्ट आंसर है इसका भी है, रिपीटेड क्वेश्चन हम पहले टेस्ट में करा चुके हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आयुर्वेद इज डिस्क्राइब्ड एज अ होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम बिकॉज इट कंसीडर द ह्यूमन बीइंग एज अ इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ बॉडी एंड डोसास ओनली, नहीं। बॉडी धातु मला, नहीं। बॉडी माइंड सेंस एंड सोल। करेक्ट आंसर, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। 20 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा आयुर्वेदा के हमने पूरे आपके 20 क्वेश्चन को डिस्कशन करा दिया, और इससे पूरे जो आपके सेक्शन 5 थे आयुर्वेदा का सिलेबस था, उसका भी रिवीजन आपका हो चुका है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगर आपने क्लासेस नहीं कर रखी है तो यूट्यूब की मेंबरशिप लेके आप ये क्लासेस भी कर सकते हैं हमारी आयुर्वेदा की। और जो हम टेस्ट का डिस्कशन, तो ये पब्लिक रहती है वीडियो, इसे आप कोई भी कर सकता है। और बताइए बच्चों कैसा लगा आपको आयुर्वेदा का ये आज का डिस्कशन पेपर का 20 क्वेश्चन का। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, और अच्छे से पढ़िए और सिलेक्ट होके आइए और हमारे आयुष अपडेट का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।